Hello guys, welcome to this lecture of strength of materials. In this lecture we're going to talk about temperature stresses and composite bars in parallel. तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस वाली प्रॉब्लम्स में दो केसेस होते हैं। एक तो होता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, एक जिसमें डिक्रीज़ होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की। सपोज़ कीजिए हमारे पास दो बार हैं कॉपर के और स्टील के जो कि कनेक्टेड हैं और एक्ट कर रहे हैं एज ए सिंगल बार, तभी हम उनको कहेंगे कंपोजिट बार्स। और कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है स्टील से, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो कॉपर का बार है वो ज़्यादा एलोंगेट होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। बट सिंस जो दोनों बार्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज ए सिंगल यूनिट, दैट इज़ अ कंपोजिट बार, सो दोनों में जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो कॉपर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया और स्टील में कम डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों बार्स में सेम डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये एक कंपोजिट बार है। लेकिन अब दोनों बार में इंटरनली क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब जो कॉपर है वो स्टील के साथ अटैच्ड है। कॉपर जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहता है क्योंकि उसका जो थर्मल कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है स्टील के। लेकिन स्टील क्या है, उस टेम्परेचर पे कुछ ही लेंथ तक इंक्रीज़ होगा, तो वो उस लेंथ से ज़्यादा कॉपर को इंक्रीज़ होने नहीं देता। तो इसका मतलब जो स्टील बार है वो कॉपर बार पे एज ए कंप्रेसिव फोर्स डाल रहा है, तो एक भाई तू इंक्रीज़ मत हो, तू मेरे साथ ही रह। लेकिन कॉपर एक्सपैंड होना चाह रहा है। सिमिलरली जब कॉपर एक्सपैंड होना चाह रहा है तो वो चाह रहा है कि स्टील भाई तू भी मेरे साथ इंक्रीज़ हो, लेकिन स्टील का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो बहुत कम है, तो इस वजह से वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। लेकिन जो कॉपर है वो उस पर टेंसाइल फोर्सेस डालने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है उस टेम्परेचर पे। तो स्टील के अंदर टेंसाइल फोर्सेस इंड्यूस हो जाती हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टील बार है वो कॉपर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहा है और जो कॉपर बार है वो स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस अब कोई एक्सटर्नल लोड तो लग नहीं रहा है इन बार्स पे, तो हम दोनों के फोर्सेस को इक्वल रख सकते हैं। दैट इज टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर विल बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स इन स्टील। सपोज कीजिए लोड इन कॉपर है PC और लोड इन स्टील है PS, सो इसको लिख सकते हैं PC इक्वल्स टू PS और लोड को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट इज सिग्मा C इंटू AC इक्वल्स टू सिग्मा S इंटू AS। तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सिंस दिस इज अ कंपोजिट बार तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल डिफ्लेक्शन इन कॉपर इक्वल्स टू फाइनल डिफ्लेक्शन इन स्टील। अब थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से डिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है। एक तो फ्री एक्सटेंशन ड्यू टू L इंटू अल्फा इंटू T, प्लस जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है ड्यू टू द स्ट्रेस सिग्मा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फाइनल डिफ्लेक्शन इन कॉपर इक्वल्स टू फाइनल डिफ्लेक्शन इन स्टील विच विल बी इक्वल टू free extension of copper plus contraction due to sigma C equals to free extension of steel plus extension due to sigma S। तो free extension को तो हम लिख सकते हैं L अल्फा C इंटू T, लेकिन अब ये कह रहा है contraction due to sigma C, मतलब जो contraction हो रहा है कॉपर का ड्यू टू द स्टील बार, तो इसको हम लिख सकते हैं strain in copper into length, और strain को मैं लिख सकता हूँ sigma C अपॉन EC इंटू L। सब फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर कितना आया, L अल्फा C इंटू T माइनस सिग्मा C अपॉन EC डॉट L, विच विल बी इक्वल टू L इंटू अल्फा S इंटू T प्लस सिग्मा S अपॉन ES इंटू L। यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया, बिकॉज जो स्टील बार है उसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू द स्ट्रेस सिग्मा S। सो अगर सिग्मा वाली टर्म्स को मैं एक साइड ले आऊँ तो क्या आएगा, सिग्मा C अपॉन EC प्लस सिग्मा S अपॉन ES विल बी इक्वल टू alpha C minus alpha S into T, which will be our second equation. Now from equation 1 that is sigma C into AC equals to sigma S into AS, इसमें से अगर मैं सिग्मा C की वैल्यू निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ तो मैं सिग्मा S की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो सिग्मा C को निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा S AS अपॉन AC। इसकी वैल्यू अगर मैं अब अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूँ तो क्या आएगा, सिग्मा S AS अपॉन AC divided by EC plus sigma S upon ES equals to alpha C minus alpha S into T। सिग्मा S यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, LCM ले लिया, तो क्या आएगा AS ES plus AC EC upon EC ES into AC which will be again equal to alpha C minus alpha S into T। और यहाँ से सिग्मा S की वैल्यू क्या आएगी, alpha C minus alpha S into EC into ES into AC into T divided by AS ES plus AC EC। हमें पता है सिग्मा C की वैल्यू क्या है, सिग्मा S AS अपॉन AC। अब सिग्मा S की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगी सिग्मा C की वैल्यू, अल्फा C माइनस अल्फा S इंटू EC इंटू ES इंटू AS इंटू T डिवाइड बाई AS ES प्लस AC EC। अब आपके पास सिग्मा S आ गया, सिग्मा C आ गया,
अब सिग्मा एस और सिग्मा सी आ गए आपके पास, तो आप फाइनल एक्सटेंशन निकाल सकते हो। सिंस दोनों बार्स के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होगी, तो आप कोई भी डिफ्लेक्शन निकाल लो तो वो इक्वल ही आएगी। सो फाइनल डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन कॉपर इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन इन स्टील। तो कोई भी वैल्यू ले लो, डिफ्लेक्शन इन कॉपर की ले लेते हैं, क्या आएगी, एल इंटू अल्फा सी इंटू टी माइनस सिग्मा सी एल अपॉन ई सी। यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यूज पुट कर दो, तो जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू अल्फा सी ए सी ई सी प्लस अल्फा एस ए एस ई एस इंटू एल इंटू टी डिवाइड बाई ए सी ई सी प्लस ए एस ई एस। दिस इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन पैरेलल कंपोजिट बार्स। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम होता तो दोनों बार में अपोजिट केस हो जाता। अब कॉपर जो है वो ज़्यादा कंप्रेस होने की कोशिश करता, स्टील जो है वो कम कंप्रेस होने की कोशिश करता। अब कॉपर जो है ज़्यादा कंप्रेस होना चाह रहा है, तो वो स्टील के अंदर भी कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, कि वो कह रहा है कि स्टील तू भी मेरे साथ ज़्यादा कंप्रेस हो। लेकिन स्टील कहता है कि नहीं भाई, मैं अपनी जगह खड़ा रहूँगा और कॉपर को ज़्यादा कंप्रेस होने नहीं दूंगा। तो कॉपर तो कंप्रेस होना चाह रहा है, लेकिन वो स्टील की वजह से उतना कंप्रेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टील जो है वो कॉपर के अंदर टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें जो है इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो रिफ्लेक्शन आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी जो कि टेम्परेचर राइज के केस में थी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें सब समझ आ जाएगा कि हमने अभी क्या पढ़ा है। अ स्टील बार इज सैंडविच्ड बिटवीन टू कॉपर बार्स ईच हैविंग द सेम एरिया एंड लेंथ एज द स्टील बार एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। These are rigidly connected together at both the ends. When the temperature is raised to 260 degrees Celsius, the length of the bars increased by 1 mm. Determine the original length and the final stresses in the bar. Take ES equals to 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square, EC equals to 1 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square, alpha S equals to 12 into 10 raised to the power minus 6 per degree Celsius, and alpha C equals to 18 into 10 raised to the power minus 6 per degree Celsius. तो फिगर से आप देख सकते हो कि कैसा बार हमें गिवन है। एक स्टील बार है जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन टू कॉपर बार्स, मतलब बीच में स्टील बार है और ऊपर और नीचे दो कॉपर बार्स हैं जिनकी है लेंथ एल जो कि सेम है, और ये फिक्स्ड है दोनों एंड से। अब इसमें हमें गिवन है कि जो अल्फा सी है वो 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा एस जो है वो है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। अब अल्फा सी अल्फा एस से ज़्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर जब राइज होगा तो कॉपर में ज़्यादा एक्सटेंशन होगी एज़ कम्पेयर टू स्टील, और वो स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा। वो कहेगा कि स्टील भाई तू भी मेरे साथ जाके इंक्रीज़ हो। लेकिन जो स्टील का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, जो कि है कम कॉपर से। वो कहेगा नहीं भाई मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, तू जाके मत बढ़, तू भी मेरे साथ ही रह। तो वो कॉपर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन कॉपर इक्वल्स टू फोर्स इन स्टील। लेकिन कॉपर के दो बार्स हैं तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस द फोर्स इन कॉपर इक्वल्स टू फोर्स इन स्टील, दैट इज सिग्मा एस इंटू ए एस इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए सी, स्ट्रेस इंटू एरिया। लेकिन हमें पता है कि दोनों बार्स की जो लेंथ और एरिया है वो सेम है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ए एस इक्वल्स टू ए सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा सिग्मा एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी। और जैसा कि हमने अपनी पिछली डेरिवेशन में देखा, सिंस दिस इज़ अ कंपोजिट बार, तो जब फाइनल एक्सटेंशन स्टील की है वो इक्वल होगी फाइनल एक्सटेंशन ऑफ कॉपर के। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, एल अल्फा एस टी प्लस सिग्मा एस एल अपॉन ई एस इक्वल्स टू एल अल्फा सी टी माइनस सिग्मा सी एल अपॉन ई सी। पॉजिटिव साइन आया क्योंकि एक्सटेंशन हो रही है, और नेगेटिव साइन आया क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ हमारे पास, पहले जो था 10 डिग्री सेल्सियस था जिसपे हमारे को बार्स गिवन थे, अब क्या है चेंज हो गया 260 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना चेंज आया 250 डिग्री सेल्सियस का, तो टी इक्वल्स टू 250 डिग्री सेल्सियस। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़, अब हमारे पास सिर्फ सिग्मा एस और सिग्मा सी नहीं है, लेकिन अभी हमने पिछली क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है कि सिग्मा एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी। तो सिग्मा एस को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज 3000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 प्लस 2 सिग्मा सी अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 4500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 माइनस सिग्मा सी अपॉन 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। तो जो सिग्मा सी आएगा वो आएगा 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सिंस सिग्मा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी, इट विल कम आउट टू बी 2 इंटू 75, दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर एक एंड फ्री होता तो 10 डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, राइज हुआ है, उसमें 1 mm का इंक्रीज़ हो जाता है बार्स के अंदर। इसका मतलब जो टेम्परेचर चेंज की वजह से डिफ्लेक्शन आ जाती है वो आ जाती है 1 mm। तो अब जो लेंथ होगी उस बार की वो कितनी होगी, तो कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, कॉपर की या स्टील की। स्टील की उठा लेते हैं, क्या आएगी एल इंटू अल्फा एस इंटू टी प्लस सिग्मा एस एल अपॉन ई एस इक्वल्स टू 1 mm। सारी यूनिट्स आपकी mm में होनी चाहिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 266.67 mm। सिमिलरली अगर यही बार सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी और डिफरेंट थर्मल कोफिशिएंट होता, और ये फिक्स्ड होते हैं दोनों साइड से रिजिडली, तब जो इनकी डिफ्लेक्शन होती है वो कैसे निकलती, दोनों बार्स की डिफ्लेक्शन को ऐड करके।
दैट इज़ डिफ्लेक्शन इन बार 1 प्लस डिफ्लेक्शन इन बार 2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों लिखा? क्योंकि डिफ्लेक्शन तो प्रोड्यूस होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों बार फिक्स्ड हैं, ना वो एक्सपैंड हो सकते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। क्योंकि अगर वो एक्सपैंड होंगे तो जो रिजिड सपोर्ट्स हैं वो उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो अगर कंप्रेस होंगे तो जो रिजिड सपोर्ट्स हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। So this was all about today's lecture. In the next lecture we will solve some more questions on composite bars due to temperature stresses. If you found this video helpful, then please share it with your friends and keep watching my videos. Cheers!